स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंटू 24/7 पर। ये आज फिजिक्स एमसीक्यू का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक और लेक्चर लेंगे फिजिक्स एमसीक्यू का, जिसमें 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेंगे, 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर वीडियो लेक्चर में हम 20-20 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। तो इसके भी हम इसी तरह से 3 लेक्चर लेंगे 20-20 क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज, संवेग परिवर्तन की दर। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये dp अपॉन dt हो जाएगा, है ना। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। ठीक है, तो ये m इंटू वी dt अपॉन dv। देखो, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक बार m के रेस्पेक्ट में और एक बार v के रेस्पेक्ट में। कैसे? जब हम m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v को छोड़ देंगे, dm अपॉन dt प्लस फिर एक बार हम m को छोड़ देंगे और फिर dv अपॉन dt। देखिए, m हमारा कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये प्लस m dv अपॉन dt। dv और dt की वैल्यू, dv अपॉन dt की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं ना। न्यूटन न्यूटन एक वेक्टर न्यूटन एक वेक्टर है ना, हिंदी में सदिश राशि है। ठीक है, एरिया एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। प्रेशर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसका हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए वेलोसिटी भी हमारी एक सदिश राशि है, इस वेक्टर कह सकते हैं। फोर्स फोर्स हमने बता ही दिया। प्रेशर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a body is immersed in a fluid, then force acting on it। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उस पर लगने वाला बल होता है। देखिए, कहने क्या चाह रहा है, ये हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। ठीक है, इस पे दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक तो ये नीचे की तरफ, जो इसका वेट होगा। ठीक है, और दूसरा एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जिसे हम अपवर्ड थ्रस्ट बोलते हैं। इसको F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट। ठीक है,
एक तो वो जो बॉडी का हमारा वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और दूसरा ये जो बॉडी हमारा जो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी उसकी वजह से एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जिसे अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। तो इसका हमारा ए और बी जो कि हमारे डी में दिया गया है, ए और बी दोनों होंगे, तो हमारा जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कंसेप्ट ऑफ। न्यूटन की गति का प्रथम नियम निम्नलिखित की अवधारणा देता है। देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, इनर्शिया के बारे में। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम से हिंदी में क्या कहेंगे, संवेग परिवर्तन की दर। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इनर्शिया का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है, कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है तो वह तब तक उस अवस्था में रहेगी, उस स्थिति में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, उसको कैसे समझते हैं, जैसे देखिए हम जैसे बस वगैरह में बैठे रहे, बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे, फिर भी हमारा जो शरीर है वो आगे की तरफ भागता है। इसी का ही रीज़न है कि वो जब हमारी पूरी बॉडी जो है बस के साथ गति कर रही होती है ना। बस तो एकदम से रुक गई लेकिन हमारी बॉडी फिर भी गतिमान रहती है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, और न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या हो जाएगा, इसके ऊपर तो जैसे रॉकेट हमारा चलता ही है ना, रॉकेट हो गया, या पैदल चलना, या आगे जैसे साइकिल चलाना वगैरह हो गया, पैदल चलना हो गया, है ना। हमारा हम हाथ के जो हमारे पैर के पंजे और पीछे की तरफ धकेलते हैं तो वो उसके रिएक्शन में वो हमें आगे की तरफ धकेलता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही सेकंड लॉ क्या फोर्स के बारे में बताता है, हम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज एग्जांपल ऑफ। एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर किसी पिंड की गति का उदाहरण है। सर्कुलर पाथ, देखिए कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे हमारी गति कर रही है, ठीक है,
तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन इसका एक्सेलरेशन, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू तो हमारी फिक्स हो जाएगी, लेकिन इसकी जो वी की डायरेक्शन है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये हर वक्त बदलती रहती है, इसलिए ये एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल हो जाएगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। मान लीजिए गति हमारी कोई वस्तु है, वो असमान स्पीड से गति कर रहा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। एक्सेलरेशन तो हमारा चेंज हो ही रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। Why the needle of iron swim on water surface when it kept gently? लोहे की सुई धीरे से रखे जाने पर पानी की सतह पर क्यों तैरती है? इसका रीजन है सरफेस टेंशन। इसे ये वो गुण है जिससे तरल की जो बाहरी सतह होती है वो सिकोड़कर कम से कम स्थान घेरने का प्रयास करती है, तो वो बाहर की लेयर पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, है ना। इसी वजह से अगर कोई हम मिडल हम रख देंगे तो वो उसके ऊपर तैरने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, कठोरता का मापांक अनुपात है। देखिए इसका जो होता है वो होता है शियर स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन, अपरूपण तनाव और अपरूपण, इसको बोलेंगे, ये हर जगह तनाव है, इसे विकृति बोलते हैं ना, विकृति है, धैर्य विकृति। ये विकृति हो जाएगा, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, शेयर मॉडुलस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिटी, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। एक्सेलरेशन इज, त्वरण है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन को दो चीज से रिलेट करा, फोर्स और मास से। तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो हम m को इधर ले आएंगे, एक्सेलरेशन तो हम कह सकते हैं F जो है, बल जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मास जो है एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्स नहीं, ये डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, है ना, ये सही हो जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसके दोनों ही राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नहीं, रिमेन सेम इट एवरीवेयर, जी हाँ ये हर जगह पे सेम रहता है। और जो वेट होता है वो हमारा एम इजकल टू एम इंटू जी होता है ना। जी जो है हमारा प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, इसलिए वो वेट हमारा एक स्थान से दूसरा स्थान बदलने पर बदल जाता है ना। प्लेस टू प्लेस हमारा डिपेंड करता है वेट, जबकि मास हमारा फिक्स रहता है हर जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग इन वॉच, घड़ी में स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है ना। देखिए कोई अगर हमारी घड़ी कोई स्प्रिंग हो, ये हमारी स्प्रिंग उसको दबा देंगे है ना, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हमारी रुक जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे रिलीज करी जाएगी हमारी स्थित ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हमने घड़ी है, घड़ी में जो स्टोर एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है वो। क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, द मास ऑफ द मूविंग बॉडी, द प्रेशर ऑफ द मूविंग बॉडी, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करेगी, तो जिसके लिए हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, गतिमान पिंड का द्रव्यमान और वेग दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance x traveled by an object in time t is given by is equal to a plus bt square by a, the dimensions of a and b are, किसी वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी x इस प्रकार दी गई है। ठीक है, ए और बी का मान पूछ रहा है आयाम में है ना, आयाम को हम बीमा भी कह सकते हैं है ना। तो ये ए और बी की बीमा निकालने को कह रहा है, दिया क्या है x इजक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, कि हम ये जानते x जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस t जो है टाइम दिया हुआ है ना। और जो डायमेंशन में जो हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो एल से है ना। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और मीटर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम टी इक्वल टू टाइम है ना, टाइम है, टाइम को हम डायमेंशन में कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर ये डिस्टेंस है तो हम ये भी जानते हैं कि समान, देखिए अब ये समझिए समान बीमा को ही आपस में घटाया या जोड़ा जा सकता है। कैसे, अब देखिए कोई हमने एक गति हमने 30 मीटर चला, उसके बाद हम और 40 मीटर चल गए, तो हम इस 30 प्लस 40 को ही तो जोड़ सकते हैं है ना। या फिर ये इधर गया 30 मीटर और ये वापस आ गया 10 मीटर, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फिर मेरी कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 20 और 10 इक्वल टू 20 मीटर। तो कहने का मतलब है ये यूनिट भी मीटर में थी, ये भी मीटर में थी, इसलिए हम घटा पाए है ना। ये यूनिट मीटर में थी, ये भी मीटर में थी, इसलिए हम इसको जोड़ भी पाए हैं है ना। इसीलिए समान यूनिट को ही घटाया और जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब अगर इसकी ए बीमा एल है तो इसकी बीमा भी एल होगी, और इस पूरे की बीमा भी
एल ही होगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता ही चल गई है, टी है टाइम, टाइम को कैपिटल टी से ये स्क्वायर हो गया एल इक्वल टू। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसको टी को ऊपर ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, टी माइनस टू। तो हमें बी की वैल्यू मिली है एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ए की वैल्यू क्या मिली हमें, एल। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है ए से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वन वाट आवर इक्वल्स, 1 वाट घंटा बराबर होता है, ये 1 वाट आवर दिया हुआ है ना। ठीक है, 1 वाट को क्या हम लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। तो आवर को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, और हर मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड में, सेकंड से सेकंड कट गया, ये 60 के 60 से गुना करेंगे तो ये 6×6 = 36, 2 0 और ये जूल आ गया है ना। तो यह तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3.6 इंटू 10⁻³ जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम इज, एसआई प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अगर इस नीचे को ऊपर ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है, तो ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से जो G की वैल्यू निकाली गई है, G = F r स्क्वायर m1 m2। तो यहाँ से हम यूनिट को निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। अगर हम इसे यहाँ सेंटीमीटर में, तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁹ मीटर क्या होता है, 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इस बार में लिख सकते हैं ना। तो ये हम दोनों खाते आपस में जुड़ जाएंगे, -2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर है ना। अगर हम इसे mm में लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻6 mm, 1 नैनोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट है ना। इसके अलावा हम एक चीज और, 1 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। या फिर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना है, 10⁻�4 सेंटीमीटर। या फिर इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 मिलीमीटर। एक अलावा एक और वैल्यू लिख लेते हैं, 1 पिकोमीटर है ना, ये कितना होता है, 10⁻12 मीटर होता है।
अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखें तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, mm में लिखें तो 10⁻⁹ मिलीमीटर हो जाएगा ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the reading of a barometer is suddenly start falling rapidly, सडनली हो गया, इट इंडिकेट दैट द वेदर, यदि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लगे तो यह इंगित करता है मौसम के बारे में। क्या बताएगा ये? अत्यंत तूफानी होने वाला है ना। देखिए 3-4 चीजें होती हैं, वो कंडीशन याद कर लेते हैं ना। यदि अचानक से गिर रहा है, सडन फॉल हो रहा है ना, ले लेते हैं, अचानक गिर रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तूफान को, स्टॉर्म ना। और ये अगर धीरे धीरे गिर रहा है, स्लोली स्लोली हो रहा है तो वो बारिश का संकेत है, वर्षा का। या फिर हम कहें धीरे धीरे अगर वो ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे जो बैरोमीटर में रीडिंग बढ़ रही है, क्या कहें, उठ रही है ना, उठना हो रहा है तो क्या लिखें? स्लोली राइज, स्लोली राइज हो रहा है तो इसका मतलब है मौसम साफ होने का संकेत है। संकेत, इंडिकेशन ऑफ क्लियर मॉनसून। यदि अचानक से उठ रहा हो तो सडन राइज कर जाए, ये अस्थिर मौसम को बताएगा। स्थिर मौसम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Any mass of water is kept at 0 degree Celsius to 10 degree Celsius still heating it volume, है ना। किसी मास को हम वो पानी के किसी भी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री गर्म करने तक उसका आयतन क्या चेंजेस होगी, वो ये पूछ रहा है ना। तो हम ये जानते ही हैं कि 0 डिग्री, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 4 डिग्री तक ले जाते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, और फिर हम 10 डिग्री तक ले जाएंगे तो यहाँ पे जो है डेंसिटी इंक्रीज होती है ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो अब उसके बाद 4 डिग्री से 10 डिग्री पर ले जाने पर वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा और डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम का पूछ रहा है तो पहले तो जो है क्या होगा, ये आफ्टर डिक्रीजिंग इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना। 0 से 4 तक गया तो डिक्रीज हुआ, और 4 से 10 गया तो इंक्रीज होने लगा, नहीं, घटने के बाद ये बढ़ने लगेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये वॉल्यूम है, आयतन। ये घनत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। An oil drop spread on water because, तेल की बूंद पानी पर गिरती है, तेल की बूंद पानी पर फैलती है क्योंकि,
क्योंकि देखिए वो जो है सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जो है ऑयल का सरफेस टेंशन कम है, ऑयल का सरफेस टेंशन कम है कंपेरिजन टू पानी, तो वो जो है ऑयल का जो है वो टुकड़ों में टूट जाएगा, है ना। और इस तरह से पानी में पूरे पानी की सरफेस पर फैल जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी, surface tension of oil is less than that of the water। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। when an object is taken from the earth to moon, ठीक है, देन जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, मास चेंज होगा बट वेट रिमेन्स। मास तो कहीं भी चला लेके चला जाओ वो चेंज नहीं होता है, जो भी चेंज होता है वेट में होता है। वेट में क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो कहने का मतलब वेट भी, वेट चेंज होगा बट मास सेम रहेगा, क्योंकि धरती पर मान लीजिए ग्रेविटी जी है तो मून पर G/6 होती है, इसलिए वहाँ पे वेट तो घटेगा बट मास चेंज नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट। A stone is dropped from the roof of a house toward the ground. When will the kinetic energy of the stone be maximum, है ना। एक घर की छत से जमीन की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस समय पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, है ना। मान लीजिए घर की छत है, उस पर कोई बंदा खड़ा है, हाथ में पत्थर लिए, ये पत्थर लिए खड़ा, ये धरती है ये। अभी देखिए ये जो है, एक चीज आप ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी ये कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा का योग कांस्टेंट होता है ना, स्थिरांक होता है, स्थिर होता है, वो चेंज नहीं होता। गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदलेगी, स्थिर गतिज ऊर्जा में, लेकिन उसका जो योग होगा वो हमेशा एक ही रहेगा ना। तो जैसे ये लड़का जो है यहाँ पे लेके खड़ा है, तो इस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। जैसे ही यहाँ से इसे नीचे छोड़ेगा, इससे तो ऊर्जा उसकी घटती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। एक समय ऐसे जैसे ही पृथ्वी से टच करने वाला होगा, उस समय पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे होगी, मैक्सिमम होगी, और स्टैटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना। तो कब होगी, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी अधिकतम, और यहाँ पे स्थिति ऊर्जा पूछा तो जीरो हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर ये पूछता कि जो है छोड़ने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो जीरो हो जाती, और छोड़ स्टैटिक एनर्जी पूछता तो मैक्सिमम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is credited with the discovery of neutron? निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, तो वो है जेम्स चैडविक को। थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का श्रेय दिया जाता है खोजने का, इलेक्ट्रॉन, और रदरफोर्ड को प्रोटॉन, प्रोटॉन को का। और जूल साहब ने जो है जूल का ये नियम दिया था, जूल का नियम दिया था, कौन सा था, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। ये ऊष्मा कौन सी ऊष्मा है, ये
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं फिजिक्स पार्ट 2 के। फिजिक्स ठीक है, पार्ट 2 लिख देते हैं, पार्ट 2 के। इसके बाद हम फिजिक्स का एक और पार्ट लाएंगे, 3, ठीक है, उसमें भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी भी वीडियो आएंगी 20-20 क्वेश्चन की, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो भी वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका सुझाव हो जरूर हमको बताएं। थैंक यू।